अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले दरख्शा हिस्सा 2 का हमने सबक नंबर 1 को भी पढ़ लिया और सबक नंबर 2 को भी पढ़ लिया। यानी सबक नंबर 1 में जितने भी मुख्तसर तरीन सवालात हैं और मुख्तसर सवालात हैं, उन सब को हमने सवाल के साथ साथ उसका जवाब भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया है। उसके साथ चैप्टर नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल यानी शबनम कमाली का जो एक नज़्म है, जिसको हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल कहते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया। और दूसरा जो था सुहैल अजीमाबादी का, जिन्होंने एक अफसाना लिखा, जिस अफसाने का नाम है भाभी जान। अफसाने का नाम है भाभी जान। उसके हम लोगों ने मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात दोनों हमने सवाल के साथ उसका जवाब भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया। और ये आपको बखूबी मालूम है कि उन दोनों सबकों में तवील सवालात भी हैं, यानी लंबे लंबे सवालात भी हैं जो 5 नंबर के आने वाले हैं। तो मैंने उस तवील सवालात को छोड़ दिया, सिर्फ 1 नंबर वाले सवालात जो आपके आएंगे और 2 नंबर वाले सवालात जो आएंगे, उसी 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवालों का जवाब हम क्या है आप लोगों को हर सब्जेक्ट, हर सबक बाई सबक जो है एक एक करके हम आपको पढ़ाते जाएंगे। लेकिन तवील सवालात आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि तवील सवालात जो है, जो 5 नंबर, एक सवाल पर 5 नंबर मिलता है, और चूंकि तवील सवालात 4 सवाल होते हैं, जिसके अंदर एक सवाल पर 5 नंबर मिलता है, 100 सवाल जो आपको 1 नंबर वाला मिलेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है, 50 छोड़ देना है, 50 बनाना है। ठीक। और 10 नंबर का सवाल भी आता है, तो 10 नंबर का सवाल मात्र आपको एक ही सवाल मिलेगा, वो भी कोई उन्वान दिया जाएगा, जैसे ईद हो गया, हमारा देश हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कोई भी चीज़ आपको दे सकता है। ईद, शब बारात, रमज़ान मुबारक, कोई भी आपको उन्वान दे सकता है, और उस उन्वान के ऊपर बोलेगा कि इस उन्वान के ऊपर जो है एक क्या है, एक लेख लिखिए, एक लेख यानी एक मजमून लिखिए। तो वो मजमून जो देगा आपको लिखने के लिए, वहीं एक सवाल रहेगा 10 नंबर का, वो मजमून लिखने के लिए आपको उन्वान देगा, और उन्वान के ऊपर बोलेगा कि इस उन्वान में, इन उन्वानों में से, यानी 5-6 उन्वान दे देगा, उनमें से कहेगा किसी एक पर मजमून आप लिखिए। तो एक पर लिखेंगे तो वहीं एक नंबर जो लिखेंगे एक पर, एक उन्वान पर, तो वहीं उसका जो है नंबर जो मिलेगा वो 10 नंबर मिलेगा। तो एक सवाल 10 नंबर का आता है, और बाकी 4 सवालात जो होते हैं वो 5 नंबर वाले होते हैं, और 10 सवाल जो होते हैं वो आपको 2 नंबर वाला होता है, और 100 सवाल जो होता है वो 1 नंबर का होता है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 सवालों का जवाब देना है, जो 1 नंबर का रहता है। तो दोस्तों, हमने तवील सवालात को इसलिए छोड़ दिया, चूंकि तवील सवालात में जो है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका आंसर यानी तवील सवालात का जवाब आपको 1 नंबर वाले सवाल जो हैं, मुख्तसर तरीन सवालात जो हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको तवील सवालात में या तो आपसे पूछेगा, मुसन्निफ का नाम दे देगा, जैसे दे देगा सुहैल अजीमाबादी, सुहैल अजीमाबादी के बारे में बताइए, या लिख देगा सुहैल अजीमाबादी के क्या है, ज़िंदगी के बारे में बताइए। तो जब आप मुख्तसर सवालात में आपको बता दिया जाता है कि सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनकी तालीम, फिर उनके किताबों का नाम, ये सब बता दिया जाता है, तो उन सभी 1 नंबर वाले जो हैं, उनको बारी बारी से अगर आप एक एक लाइन में लिख लेंगे तो 5-6 लाइन में वो ज़रूर हो जाएगा। उनका असल नाम क्या है, उनका अब्बा का नाम क्या है, अगर जो मुख्तसर तरीन सवालात हो 1 नंबर वाला, उसी को अगर आप जोड़ देते हैं और जोड़ करके 5-6 लाइन में लिख देते हैं, तो आप समझिए आप क्या है, वो सुहैल अजीमाबादी के जो मुख्तसर सवालात हैं उसी को जोड़ देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको तवील सवालात नहीं हल कराता हूँ, बल्कि सिर्फ मुख्तसर सवालात हल कराता हूँ, ताकि इसी के ज़रिए आपको तवील सवालात भी आसानी से हल हो जाए। ठीक। उसके बाद आपको दूसरा, तवील सवालात में ज़्यादातर ये पूछता है कि कोई अफसाना दे देता है, जैसे कोई आपके किताब में बहुत सारे अफसाना हैं, बहुत सारे अफसाने हैं, उनमें अफसानों में से कोई एक अफसाना दे देगा और बोलेगा कि इन अफसानों का मरकज़ी ख्याल बताइए, इन अफसानों का मरकज़ी किरदार बताइए, इन अफसानों के ऊपर
आप अपनी राय पेश कीजिए, इन अफसानों का खुलासा लिखिए। इस तरीके से आपको दे देगा अफसाने के ऊपर। तो अफसाना का जो अफसाना है, जो कहानी है, उस कहानी को आप सही से समझ लेंगे, सही से सुन लेंगे कहानी के तौर पर। और जानते हैं कि कहानी आदमी सुनता है, कहानी की तरह कहानी अगर आदमी सुनता है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको अपनी ज़बान में आराम के साथ उस कहानी को सुना सकता है। तो कहानी ज़्यादा तौर पे कहानी देता है तवील सवालात में, और जो राइटर होते हैं, मुसन्निफीन होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में देता है। तो आपको इन क्या है, इनमें से एक जो है मुसन्निफीन के बारे में देगा तो वो तो मुख्तसर तरीन सवालात में आपको हल करा दिया जाता है, और दूसरा जो है अफसाना के बारे में देगा कि अफसाने का, इस अफसाने का खुलासा, मिसाल के तौर पर भाभी जान का खुलासा लिखिए। तो आप अगर भाभी जान के कहानी को अगर समझे रहेंगे तो आसानी के साथ उसको बिल्कुल 5 लाइन 6 लाइन में आराम के साथ लिख लेंगे। कहानी को समझना है, रटना नहीं है। कहानी को अगर रटिएगा तो फिर आप उस कहानी को ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं सेट कर पाइएगा। लेकिन उस कहानी को सुन लेते हैं और उस कहानी को कहानी की तरह सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो कहानी हमेशा की तरह फिट हो जाएगा, और कहीं भी आप उसको अपने ज़बान से, अपने एतबार से आप उसमें 10 लाइन 5 लाइन ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको तवील सवालात नहीं बताता हूँ कि मुसन्निफिन के बारे में मुख्तसर तरीन सवालात में आ जाता है, और जो अफसाना के बारे में जो है अफसाना का खुलासा है, मसनवी का खुलासा है, उसको हम जिस सबक को, जिस दिन जिस सबक को पढ़ाएंगे उस दिन में उस अफसाना के बारे में हम कहानी उसको पूरे तरीके से अपनी ज़बान से बोल देंगे, आप उसको कहानी की तरह सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको सवाल में आने में, सवाल जब आएगा तो उसको जवाब लिखने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर वाले सवाल को हल कराया है, और इसी के साथ 2 नंबर वाले सवाल को भी हल करा रहा हूँ, और पूरी किताब का चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको हल कराता जाऊँ। ये नहीं कि बीच में कहीं छोड़ दूंगा या किताब से अलग हट करके आपको क्वेश्चन और सवाल जो है करवाऊंगा, ऐसा नहीं। किताब में जो सवाल है, आप अगर चाहें तो दरख्सा नंबर हिस्सा 2, दरख्सा हिस्सा 2 को उलट करके आप देख सकते हैं कि अगर ये उस बुक में ये किताब, ये सवाल अगर ना होगा तो हमसे आप पूछ लेंगे, और नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। अगर ये सवाल आप क्या है किताब में न मिले, यानी दरख्सा हिस्सा 2 में अगर ये पूरे के पूरे सवाल न मिले तो आप मेरे चैनल को छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन अगर मिल जाता है और अगर इससे फ़ायदा हो जाता है तो फिर आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर दे, ताकि इसके ज़रिए उन दोस्तों का भी भला हो जाए और उनका भी क्या है मैट्रिक की तैयारी करने में आसानी मिले, आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जो है हम कहानी को जो है, इससे पहले सबक नंबर 1 में, सबक नंबर 2 में आपको कहानी नहीं बताया था, सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर करा दिया था, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबक नंबर 1 में जो है शबनम कमाली का एक नज़्म है, हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल। उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान दिलाया कि हमद का अगर लिखा जाए कि हमद का खुलासा लिखिए, तो आप हमद के माना होता है अल्लाह की तारीफ। तो अल्लाह की सिफात, अल्लाह के बारे में आप जितना जानते हैं उतना अगर लिख देते हैं तो समझ जाइए वही हमद का खुलासा हो गया। हमद का मतलब अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के बारे में आप जितना तारीफ करना चाहें उतना तारीफ, जहाँ तक आपको याद है वहाँ तक तारीफ अल्लाह के बारे में लिख लेंगे, अल्लाह की सिफात को लिख देंगे तो वही हमद का खुलासा हो जाएगा। ठीक, अब यह हमद का समझ गए कि हमद का अगर खुलासा पूछेगा तो आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफात के बारे में, अल्लाह के काम के बारे में जितना आपको नॉलेज है, जितनी आपको जानकारी है उतना लिख देंगे, हमद का खुलासा हो जाएगा। दूसरा सबक जो मैंने पढ़ाया था सुहेल अजीम आबादी, जिनका अफसाने का नाम था भाभी जान, उस नहीं समझाया था, लेकिन उसको भी शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि अफसाना जो है भाभी जान है, अफसाने का नाम भाभी जान, यानी भाभी जान का मतलब हुआ क्या है, उनका दूसरा नाम है। कहानी का नाम है भाभी जान, लेकिन उस भाभी जान का नाम अलग है। उस भाभी जान का नाम है असल रुकैया भाभी, रुकैया भाभी। और ये हकीकत में रिश्ता में भी भाभी लगती हैं। किसकी लगती है, तो एक आदमी का नाम है अख्तर, वो अख्तर की भाभी ये लगती हैं, और ये भाभी जान जो है का नाम है असल नाम रुकैया भाभी। तो रुकैया भाभी अख्तर की भाभी लगती है, और अख्तर के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम नन्हे भाई है, उनसे रुकैया भाभी की शादी हुई रहती है। और रुकैया भाभी को लगभग 3 बच्चियां रहती है, जिसमें से सबसे छोटी बच्ची का नाम है रेहाना रहता है। ठीक, अब इस कहानी के अंदर अफसाना जो है भाभी जान, इसके अंदर क्या लिखा है, अगर कहा जाए
अफसाना भाभी जान का खुलासा लिखिए, तो खुलासा क्या लिखिएगा? तो खुलासा यही लिखना है कि ये अफसाना निगार जो सुहेल अज़ीमाबादी इस कहानी को लिखने का मकसद यही है, यही बताते हैं कि अगर इंसान जो है, इंसान के ऊपर कितना ही ज़्यादा मुसीबत आ जाए, लेकिन उस मुसीबत से आदमी तंग ना आए, उस मुसीबत का डट कर मुकाबला करे और उस मुसीबत को हर मुश्किल हर वक्त में जो है उस मुसीबत को दूर हटाने की कोशिश करे और उस मुसीबत पर बिल्कुल गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, तो इंसान के सामने कभी भी मुसीबत और मुश्किल नहीं आ सकती। लेकिन हिम्मत रखेगा इंसान, कितना ही मुसीबत आ जाए लेकिन हिम्मत न तोड़े, अपने हौसले को ऊंचा रखे, तो फिर कभी भी उसके पास मुसीबत नहीं आएगी। वो मुसीबत ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। वही कहानी है भाभी जान। रुकैया भाभी जो है एक बहुत ही नरम मिजाज के औरत हैं और बहुत ही बेहतरीन आदत की औरत हैं। इनके मैके जो है, जिनको नहियर बोलते हैं, मैके में इनकी इतनी ऐशबाजी थी कि एक एक दिन में अपने जेवरात में जो है, अपने साजबान में, अपने बदन के श्रृंगार में जो है हर दिन एक एक दो दो हज़ार हर दिन खर्चा कर देती थी। शादी से पहले मैके में जब थी, शादी से पहले अपने घर में थी, तो हर दिन एक एक हज़ार रुपया खर्चा कर देती थी। और इनके घर में यानी अब्बू के घर में जो है 4-4 5-5 नौकर रहते थे काम करने के लिए, इतनी ज़्यादा मालदार थी। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी नन्हे भाई यानी अख्तर के बड़े भाई, नन्हे भाई नाम था, उनसे इनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद सभी लोगों ने कहा कि चूँकि नन्हे भाई क्या है नेतागिरी में थे, तो सभी लोग समझते थे कि ये भाभी जान को जो है, रुकैया भाभी को बहुत ऐशो आराम मिलेगा, इसलिए कि इनके शौहर जो है नेता हो गए हैं। और नेता में आप कमी नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एतबार से सभी लोग कह रहे थे कि रुकैया भाभी क्या है बहुत ऐश करेगी अपने ससुराल में। लेकिन जब आई तो बिल्कुल मामला पलट गया। नन्हे भाई जो इनके रुकैया भाभी के शौहर थे, वो क्या है नेतागिरी में रहते थे, लेकिन नेतागिरी में रहने की वजह से जो है इनको बार बार जो है किसी न किसी मुकदमा में फंसा दिया जाता था। और मुकदमा में फंसा दिया जाता, जेल चले जाते थे, फिर जेल से छूट कर आते थे, 2 दिन 3 दिन रहते थे, फिर कोई ना कोई मुकदमा हो जाता था, फिर इनको जेल में डाल दिया जाता था। हमेशा लगातार यही इनका साथ मामला होता रहा। जेल जाते, फिर आते, फिर तुरंत जेल चले जाते। इसकी वजह से रुकैया भाभी के रुकैया भाभी को इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई, इतनी ज़्यादा मुश्किलें इनके सामने आ गई कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। इसलिए कि कमाने वाला कोई नहीं, पैसा देने वाला कोई नहीं, लेकिन रुकैया भाभी की हिम्मत देखिए कि उतनी तकलीफ़ के बावजूद भी अपने हिम्मत को पस्त नहीं होने दिया, अपने हौसला को क्या है गिरने नहीं दिया, अपने हौसला को हमेशा बुलंद रखा और हमेशा काम करती रही। कोई भी मुसीबत आ जाती और उस मुसीबत को आसानी के साथ क्या है बर्दाश्त कर लेती। और इसके साथ साथ जो है दूसरे को भी मुसीबत को दूर किया करती थी। दूसरा कोई गरीब आदमी हो जाता, उसको कोई दिक्कत हो जाती, कोई परेशानी हो जाती, चाहे वो किसी एतबार से, तो कोशिश करती कि उसकी दिक्कत और परेशानी को हम दूर कर दें, और दूर भी करती थी। तो खुद तो अपनी परेशानी भी दूर करती थी और साथ साथ दूसरों की भी परेशानी को दूर करती थी। हालांकि उनके पास पैसे की इतनी कमी हो गई थी कि पैसा देने वाला कोई नहीं था। एक कॉलेज में पढ़ाती थी जिसमें 400 रुपये मिलता था, और एक लड़की को पढ़ाती थी, ट्यूशन कराती थी, जिसके जरिए 50 रुपये मिलते, यानी कुल टोटल महीने में 450 रुपये इनकी कमी नहीं थी। और बाकी जो है शौहर इनके तो जानते हैं कि बार बार जेल जाते आते उनका यही काम था। बस इनके पास सिर्फ 400 रुपये का कमाई था, लेकिन उसी के अंदर अपने आप को क्या है अच्छे तरीके से रखना, अपने बाल बच्चे को 3 बच्चियों को अच्छे तरीके से रखना, और फिर उसके अलावा दूसरे जो आते थे उनकी भी मुश्किलों को दूर करना, ये अच्छे तरीके से सीख चुकी थी और अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए अख्तर इनके काम को देख करके अख्तर कहते हैं, इनके हिम्मत और हौसला को देख करके अख्तर कहते हैं कि गोया के भाभी जो है ये एक पिघलती हुई शमा है। यानी मोमबत्ती आप देखे हैं ना, मोमबत्ती जो है उसको जलाया जाता है तो पिघलता रहता है, लेकिन पिघलने के साथ साथ अपने आसपास सभी जगहों को, सभी चीज़ों को रोशन किया रहता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है, लेकिन दूसरे को रोशनी पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसा ही जो है रुकैया भाभी की आदत थी, उनका रहन था, और उनकी क्या है अफ़आल थे, उनके काम थे कि अपने आप जो है
तकलीफ बर्दाश्त करना जानती थी, लेकिन दूसरे को तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं जानती थी। दूसरे के तकलीफ को हर कोशिश करती कि दूसरे के तकलीफ को हम किसी न किसी हालत में दूर कर दें, और कोई भी तकलीफ आती तो डरती नहीं थी, डट करके मुकाबला करती थी। इसलिए अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी ने ये अफसाना भाभी जान कहानी लिख करके ये बताया है कि अगर इसी तरीके से अगर औरत भी ठान ले कि उसके ससुराल में चाहे मैके में किसी तरीके की परेशानी हो, लेकिन उस परेशानी से क्या है, उस परेशानी में से थोड़ा सा भी हारे ना, बल्कि हिम्मत को ना हारे, हौसला को ना हारे, बल्कि उस परेशानी के अंदर भी हिम्मत बढ़ाए रखे, हौसला बढ़ाए रखे, तो फिर वो परेशानी एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी और कोई दिक्कत और परेशानी उसके सामने क्या है, आएगी नहीं। ठीक इसलिए सुहेल अज़ीमाबादी ने अफसाना भाभी जान को क्या है, इस कहानी में सबक नंबर 2 में कहानी को लिखा है कि इंसान को हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत अगर है तो कोई भी मुश्किल को कुछ नहीं समझता, कोई भी मुश्किल को बिल्कुल चकनाचूर करके उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन वहीं अगर इंसान हिम्मत हार जाए, थोड़ी सी मुश्किल आए और उस मुश्किल की वजह से हिम्मत हार जाए, तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए भाभी जान कहानी को पेश किया गया। ये जो है सबक नंबर 3 है। ये सबक नंबर 3 सैयद मोहम्मद मुहसिन। अब सैयद मोहम्मद मुहसिन का अफसाना एक है फरार। ये सबक नंबर 3 यानी दरख्सा हिस्सा 2 का आपको ये सबक नंबर 3 है। तो सबक नंबर 1 सबक नंबर 2 हम लोग पढ़ लिए, अब सबक नंबर 3 आज पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 3 में जो है सैयद मोहम्मद मुहसिन के बारे में लिखा गया है और इनका एक अफसाना है फरार, उस फरार के बारे में लिखा गया है। अब फरार जो अफसाना है ये सैयद मोहम्मद मुहसिन का अफसाना है, यानी कहानी है। अब ये फरार में क्या आता है, कौन सी कहानी है, क्या कहानी है, तो कहानी ये है कि फरार में पूछाएगा कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार का मतलब होता है, किरदार का मतलब होता है रोल, यानी इस अफसाना को किसके ऊपर लिखा गया है। भाभी जान को तो आप जानते हैं कि रुकैया भाभी के ऊपर लिखा गया है, तो समझ जाइए रुकैया भाभी भाभी जान के किरदार हुई। इसी तरीके से ये फरार जो है एक नौजवान है जिसका नाम है महमूद। इस अफसानों को महमूद ही के ऊपर लिखा गया है, महमूद के बारे में लिखा गया है। इसलिए कह सकते हैं कि इस फरार का जो किरदार है, जो मेन रोल जिसका है, जो मेन आदमी है इस फरार के अंदर जो मेन आदमी है वो है महमूद है। और अब फरार का मतलब क्या, फरार का मतलब होता है भागना, लेकिन यहाँ पे फरार इसके अंदर महमूद भागा नहीं है, बल्कि यहाँ पे फरार का मतलब ये हुआ कि फरार का मतलब असल माना तो होता है भागना, लेकिन इसको एक मजाजी माना भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके माना हो सकते हैं, फरार के माना हो जाएंगे कि किसी चीज़ से दूर हटना, अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना, उसको भी फरार कह सकते हैं। हम लोग आम तौर पर नहीं कहते हैं कि वो आप तो हमेशा हमसे फरार ही रहते हैं। इसका मतलब थोड़े है कि हमेशा आप भागे ही रहते हैं, बाहर रहते हैं, हमारे पास कभी नहीं आते, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि क्या है, आप हमारे पास क्या है नहीं रहते हैं, यानी आप हमारे पास रहना पसंद नहीं करते, आप हमसे बात करना पसंद नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा हमसे फरारी रहते हैं। तो ये महमूद के बारे में लिखा गया है फरार के अंदर। तो चूंकि ये जो है औरतों से अलग रखता था, यानी औरतों से बिल्कुल नफरत करता था, अपने आप को औरतों से अलग रखता था, जुदा रखता था, इसीलिए इस अफसाना का नाम जो है, इस कहानी का नाम फरार पड़ गया। चूंकि महमूद जो है औरतों से शादी नहीं करना चाहता था, औरतों से बिल्कुल अलग थलग रहना चाहता था। अब महमूद औरतों से क्यों अलग रहना चाहता था, इसकी वजह भी है। वजह ये है कि इसकी माँ जो है वो बहुत बद अखलाक औरत थी, यानी उसकी आदत बहुत ख़राब थे, उसके बोलचाल बहुत ख़राब थे। महमूद की माँ की बोलचाल बहुत ख़राब थी, हमेशा महमूद के अब्बू पर डांटते डपटते रहते थे, महमूद के अब्बू को हमेशा बुरा भला कहती रहती थी, इतना बुरा भला कहती, इतना उल्टा सीधा जो है अपने शौहर को, यानी महमूद के अब्बू को महमूद की माँ कहती, कि जिसकी वजह से जो है ये महमूद के दिल में एक डर पैदा हो गया। चूँकि ये छोटा बच्चा था, डर पैदा हो गया, और डर पैदा होने की वजह से सोचने लगा कि अगर इसी तरीके से हम जवान होंगे, मेरी शादी होगी, मेरी बीवी आएगी, तो वो भी जो है मेरी माँ की तरह मेरे साथ बर्ताव करेगी। तो इस डर से जो है महमूद जो है औरतों से अलग होना क्या है होना सोचने लगा, और औरतों से शादी भी न करना सोचने लगा कि औरतों से शादी ही नहीं हम करेंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे, औरत से बिल्कुल अलग थलग रहेंगे। ठीक, तो यही फरार के अंदर यही कहानी लिखा गया है कि महमूद एक नौजवान का नाम है, उसकी माँ इतनी बदजबान थी कि जिसकी वजह से वो औरत यानी महमूद की माँ अपने क्या है
अपने शौहर को हमेशा परेशान करती थी, हमेशा उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। इसीलिए अपनी माँ की हालात को देखकर, अपनी माँ की बदज़बानी को देख करके ये महमूद जो है औरतों से नफरत करने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप जो है, अगर जिस तरीके से माँ बाप घर में बच्चों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ जैसा माहौल माँ बाप रखते हैं, जैसा माहौल, जैसी मोहब्बत आपस में मियाँ बीवी की जैसी मोहब्बत होती है, और जैसे भी काम मियाँ बीवी करते हैं वो बच्चा देखता है, तो वो बच्चा वैसा ही जो है अपनी ज़िंदगी में भी उस काम को बैठाता चला जाता है, और वैसा ही उसका अखलाक भी बन जाता है जैसा अखलाक उसके माँ बाप का रहता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप जो है वो मेन जो है बच्चों का मदरसा है, वहीं से बच्चों का मदरसा शुरू होता है। अगर माँ बाप अच्छा करेंगे तो बच्चे भी देख करके बड़े होकर के अच्छा बनेंगे, और अगर माँ बाप जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, बदजुबानी करते रहेंगे, तो फिर बच्चे के दिलों के अंदर उसका असर गलत पड़ेगा, और फिर वो बच्चे भी बड़े होकर के गलत बदजुबान बन जाएंगे, और बच्चे भी क्या है बेअकल बन जाएंगे, बच्चे भी लाशऊर हो जाएंगे, और बच्चे जो है बाद में चलकर अपने माँ बाप जैसा माहौल जो है, अपने माँ बाप जैसा चाल चलन, अपनी आदत को भी बना लेंगे बड़े होने के बाद। तो ये मेन जो है बच्चे का मदरसा वही माँ बाप है। इसलिए हर इंसान को कहा जाता है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहें, ताकि अच्छे काम करें, ताकि बच्चे भी देख करके अच्छे काम करें, और बच्चे के दिलों के अंदर भी मोहब्बत हो, वो भी क्या है हर अपने बच्चों से, अपने साथियों से प्रेम मोहब्बत रखें, और हमेशा जो है वो बच्चा बाद में चल करके जो है कामयाब हो। यही कहानी जो है फरार के अंदर लिखा गया है। अब चलिए जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसके अफसाने का नाम है फरार, ये सबक नंबर 3 है। तो अब सबक नंबर 3 का मुख्तसर तरीन सवालात, यानी ये 1 नंबर वाला सवाल है, और यहाँ पे दिया गया है मुख्तसर सवालात, यानी ये 2 नंबर वाला सवाल है। यानी ये आपके क्या है एग्जाम में, मैट्रिक के इम्तहान में आपको ये ऐसा देगा, 2 नंबर का सवाल देगा, ये 2 नंबर का, और ऐसा देगा ये 1 नंबर वाला सवाल होगा। तो मुख्तसर तरीन सवालात ये 1 नंबर वाला सवाल है, और मुख्तसर सवालात ये 2 नंबर वाला सवाल है। चूंकि इसमें मुख्तसर तरीन है, तरीन है यानी सबसे छोटा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाला होगा, और ये 2 नंबर, और 2 नंबर में ज़्यादा तौर पर, आम तौर पर जो सवाल रहता है उसी के अंदर जवाब छुपा रहता है, और इंसान उस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लफ्ज़ बढ़ा देने से उसका आंसर हो जाता है, उसका जवाब हो जाता है, उसको 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन कभी कभार 2-4 जुमले लिखने पड़ते हैं, वो बात अलग है, ज़्यादा वैसा नहीं होता है, कम होता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे जो है आपको उसी सवाल के अंदर मात्र एक लफ्ज़ घुसा देना है, मिला देना है, बस वहीं आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए मुख्तसर तरीन सवालात, सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश आपके किताब में लिखा है, दरख्सा हिस्सा 2, आप पलटिएगा और सैयद मोहम्मद मोहसिन निकालिएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन सबक, और इनका अफसाना फरार है। अगर इस सबक के सवाल को निकालिएगा, सबक नंबर 3 है, इस सवाल को निकालिएगा तो आपको ये पूरा सवाल और ये मुख्तसर सवाल ये पूरा आपको मिल जाएगा। एक भी न छोड़ा हूं और न ज़्यादा इसमें इधर उधर किया हूं। जैसा सवाल है आपके किताब में वैसे सवाल को हमने लिखा है, और साथ में उसके जवाब को भी लिखा है। तो चलिए बारी बारी से सुन लेते हैं। नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस जगह पैदा हुआ, किस शहर में पैदा हुए? तो जवाब पटना। पटना शहर है, जो हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो ये पटना बहुत बड़ा शहर है, यही इसी शहर में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई। अब 2 नंबर में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। यहाँ पे शहर पूछ रहा है, 1 नंबर में शहर पूछा था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए थे, और 2 नंबर में पूछ रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश, यानी पैदा होने का डेट क्या था, किस तारीख को, किस डेट को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पैदा हुए थे। तो ये तारीख पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, साल पूछ रहा है, तो वही बताया है। जवाब 10 जुलाई 1910 ईस्वी, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी वो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पैदा हुए थे। बात समझ आ गई। 3 नंबर में है, जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? जेरे निसाब, अब जेरे निसाब का मतलब हुआ आपके किताब यानी दरख्सा हिस्सा 2, उसी का सवाल है। तो दरख्सा हिस्सा 2 का सवाल है, तो जेरे निसाब का मतलब उसी किताब में, तो उस किताब में जितने भी अफसाने लिखे गए हैं उन अफसानों में कौन सा अफसाना डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है? दरख्सा हिस्सा 2 में जो जितने भी अफसाने लिखे गए हैं
उन तमाम अफसानों में से डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसाना आपकी किताब में लिखा है, उसका नाम बताना है। तो आपको तो पता ही देता पहले कि सैयद मोहम्मद मुहसिन, इनका अफसाना है फरार, जो आपके किताब में लिखा गया है, ये फरार कहानी। तो यही हो गया, क्या है, फरार इसका जवाब हो जाएगा। ज़ेरे निसाब यानी किताब के अंदर अफसानों में, जितने भी किताब के अंदर अफसाने लिखे हैं, कहानियां लिखी हुई हैं, उन कहानियों में डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसाना है, यानी कौन सा कहानी आपके किताब में डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का लिखा हुआ है। तो ये है फरार, जो अभी बता दिया कि सैयद मोहम्मद मुहसिन का अफसाना फरार, ये आपके किताब में लिखा हुआ है, और ये सैयद मोहम्मद मुहसिन का अफसाना है। ठीक, चार है, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम बताइए, यानी डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के अब्बू का नाम बताना है कि अब्बू का नाम क्या था। तो डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम क्या है, सैयद मोहम्मद रशीद था। 5 नंबर में है, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। एक होता है ना, जैसे डॉक्टर में भी बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कोई डॉक्टर नस पर ज्यादा क्या है महारत रखता है, कोई ज्यादा ऑपरेशन पर महारत रखता है, कोई ज्यादा क्या है ब्रेन का डॉक्टर होता है, कोई नस का डॉक्टर होता है, कोई दिमाग का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई दिल का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है। तो उसी को कहा जाता है अलग अलग, यानी डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इनको पकड़ थी, ज्यादा महारत रखते थे। तो वही बता रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी किस सब्जेक्ट में ज्यादा पकड़ इनको थी। तो वही जवाब है नफ्सियात। नफ्सियात का माना होता है क्या है, साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब इंसानों के बारे में जानना, इंसानों के अखलाक के बारे में जानना, इंसानों के किरदार के बारे में जानना, इंसानों के बारे में जानना, इसी को कहा जाते हैं मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी, जिसको उर्दू में कहते हैं नफ्सियात। ये बात समझ आ गई। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो देख लिया, ये आपके किताब में 5 सवाल है जो सैयद मोहम्मद मुहसिन के बारे में बताया गया। ये 5 सवाल जो है 1 नंबर का है। और ये अब देखिए, अब 2 नंबर वाला सवाल देखते हैं, मुख्तसर सवाल। ये सब सवाल 2 नंबर वाले हैं। तो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर वाले सवाल पढ़ते हैं। नंबर 1 में है, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिख लिए। अब तदरीसी यहाँ पे है, तदरीसी सरगर्मी। तदरीसी किसको कहते हैं, तदरीसी का मतलब होता है दर्श देना, पढ़ाना। तो कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन किस किस जगह पढ़ाए, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन ने किस किस कॉलेज में, किस किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लेना है। और उस यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर ये फायज थे, किस सब्जेक्ट को ये पढ़ाते थे, उस सब्जेक्ट को बताना है। और किस कॉलेज में पढ़ाते थे, उस कॉलेज का नाम बताना है। यही पूछ रहा है, तदरीसी सरगर्मी, यानी ये किस किस जगह क्या है पढ़ाते थे, दर्श देते थे, सबक पढ़ाते थे बच्चों को। तो वही जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। जवाब, 5 जुमला लिखा हुआ है, इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा दे दिए हैं। नहीं तो अगर 5 जुमले नहीं रहता तो इसको बिल्कुल शॉर्टकट इतना कर देता, इतना शॉर्टकट में बताता कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती याद करने में। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है सवाल में 5 जुमला लिखना है। 5 जुमला का मतलब 5 सेंटेंस, 5 वाक्य बनाना है। 5 वाक्य में 5 सेंटेंस में इसका जवाब देना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लंबा इसका जवाब दिया, लेकिन इतना लंबा नहीं है कि आपको नहीं याद होगा। आप दिमाग में बैठा लेंगे, सिर्फ सुन लेंगे बढ़िया से, तो आपको आसानी के साथ ये दिमाग में बैठ जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सन याद कर लेना है कि किस सन में किस जगह इन्होंने पढ़ाया है। तो जवाब है, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में शोभा फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। शोभा का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक। फलसफा सब्जेक्ट में आर्जी तौर पर, आर्जी का मतलब होता है तत्काल, काम चलाने के लिए, जब तक जरूरत है जब तक रखेंगे, जरूरत खत्म हो जाएगी उसको हटा देंगे, बस उसी को कहते हैं आर्जी। यानी काम निकालने के लिए हमने रखा है, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, उसके बाद इनको हटा देंगे, जब तक जरूरत है जब तक इनको रखें, इसलिए इसको कहा जाता है आर्जी तौर पर। तो ये जो है डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन 1938 में पटना कॉलेज में आर्जी तौर पर, यानी तत्काल तौर पर जो है इनको बहाल किया गया था, वो भी फलसफा में। उसके बाद में जो है, और 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए। मुस्तकिल का मतलब अब हमेशा के लिए, अब हमेशा के लिए, यानी इनकी नौकरी हो गई हमेशा के लिए। और हमेशा के लिए जो है ये पटना यूनिवर्सिटी में बहाल हो गई, इनकी बहाली हो गई। और वो भी बहाली किस में हुई, जो इनकी महारत जिस सब्जेक्ट में थी, यानी नफ्सियात में, मनोविज्ञान में महारत थी, बस उसी सब्जेक्ट में इनकी बहाली पटना यूनिवर्सिटी में 1948 में हो गई।
तो और 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए और 1953 में नफ्सियात में सदर नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 में वह अपनी मुलाजमत से रिटायर हो गए। मतलब ये है, ध्यान रखिए, 1938, एक है 1948, एक है 1953 और एक है 1974, ये 4 साल है। 1938 में ये पटना कॉलेज में फलसफा सब्जेक्ट में इनकी आर्जी तौर पर यानी तत्काली तौर पर बहाल हुई, यानी काम चलाने के लिए इनकी बहाली हुई पटना कॉलेज में। फिर उसके बाद 1948 में इनकी नौकरी जो है हमेशा के लिए इनकी नौकरी जो है पटना यूनिवर्सिटी में हो गई। और वो भी नौकरी किस सब्जेक्ट में हुई, तो नफ्सियात में, जिसमें ये महारत रखते थे उसी नफ्सियात में, उसी सब्जेक्ट में इनकी हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर इनकी बहाली हो गई। उसके बाद 1953 में इनको जो है जिस क्या है नफ्सियात में इनकी महारत थी, तो इनको नफ्सियात का सदर बना दिया। सदर का मतलब होता है हेड, यानी शोबे नफ्सियात जो है, सब्जेक्ट नफ्सियात जो है, उसका इनको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को हेड बना दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि सदर नफ्सियात को, नफ्सियात का इनको क्या है, क्या नफ्सियात का इनको सदर बना दिया गया। यानी पटना यूनिवर्सिटी में 1953 में इनको नफ्सियात का हेड बना दिया गया। और फिर 1974 में इनकी रिटायर हो जाती है। ये रिटायर हो जाते हैं, ये सबकदोश हो जाते हैं अपने ओहदा से, क्या है, इनकी रिटायरी हो जाती है, ये अपने नौकरी से रिटायर हो जाते हैं 1974 में। 2 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। तसनीफात का मतलब होता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने जितनी भी किताबें लिखी है उन किताबों पर आपको बताना है कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जिन किताबों को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है। तो किताबों का नाम पूछ रहा है। तसनीफात का मतलब होता है किताब। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए, यानी इनके डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किताबों का नाम बताइए। तो जवाब है इनकी तसनीफात में, यानी इनके किताब में अनोखी मुस्कुराहट एक, दूसरा है अफसानों का मजमुआ, तीसरा है नफ्सियाती जाविये, चौथा है नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, पांचवा है जख्म के फूल, छठा है शेरी मजमुआ अहम है। यानी 6 इनके किताबें, इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेन किताब जो है ये 6 किताबें हैं। ये इनकी तसनीफ यानी इनकी लिखी हुई किताबें हैं। यही कहा, इसीलिए कहा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात यानी इनकी लिखी हुई किताब कौन का है, तो अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, क्या है, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, जख्म के फूल, शेरी मजमुआ। ठीक, ये इनकी इतनी किताबें हैं। 3 नंबर में है महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। महमूद के किरदार पर, यानी महमूद कैसा लड़का था, महमूद के दिल में क्या चल रहा था, महमूद किस दिमाग का था, कैसे पढ़ाई में था, कैसे पढ़ रहा था, वो महमूद के बारे में लिखना है। तो देखिए जवाब है एक नौजवान मर्द, यानी एक नौजवान था ये मर्द, ये इसका नाम था महमूद। तो एक नौजवान मर्द महमूद जो हुसूल तालीम यानी तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, यानी बहुत शौकीन था इल्म हासिल करने, यानी पढ़ने का बहुत शौक ये रखता था, बहुत शौकीन था पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा चाहत थी इसके दिल में कि मैं पढ़ूं और पढ़ करके कोई ना कोई एक ऊंचा मकाम हासिल करूं, बहुत शौकीन था पढ़ने का। इसलिए कहा गया कि एक नौजवान मर्द महमूद जो हुसूल तालीम के लिए हमेशा तैयार रहता है और दूसरे नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक मिसाली जिंदगी गुजारता है, यानी दूसरे नौजवानों के बरखिलाफ। यानी आजकल का माहौल जानते हैं कि आजकल का माहौल और उस जमाने का माहौल भी जानते हैं कि बच्चे बहुत घूमने वाले थे, बहुत ज़्यादा घूमने वाले थे, बहुत ज़्यादा ऐश करने वाले थे। लेकिन ये महमूद जो है वैसा बच्चा नहीं था, वैसा लड़का नहीं था, बल्कि ये ऐश को छोड़ चुका था, ऐश नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता था कि हम किसी न किसी तरह मेहनत करके हम पढ़ ले, हम कामयाब हो जाएं। लेकिन दूसरे बच्चे इनके दूसरे साथी थे, वो चाहते थे कि बिल्कुल ऐसी में ज़िंदगी गुजारे, पढ़ना लिखना कोई मतलब नहीं, ऐश में ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन यही महमूद एक ऐसा लड़का था जो ऐश करना नहीं जानता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना जानता था। और दूसरे नौजवान के बरखिलाफ हॉस्टल में एक मिसाली जिंदगी गुजारता है जो एक अच्छे तालिबे इल्म की पहचान होती है। बात ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त के लिए अपने साथियों के बहकावे में
फंस जाता है। इंसान कितना हो अच्छा हो, लेकिन जब उसके साथी खराब मिल जाते हैं ना, उसका साथी, उसका दोस्त जब खराब मिल जाते हैं, तो कुछ समय के लिए वो दोस्त उसको बहला करके फुसला करके गलत रास्ता पर ले ही जाता है। लेकिन जब गलत रास्ता पर वो इंसान जाता है, तो जब उसके दिमाग में वो बात समझ में आती है कि ये जो हम कर रहा हूँ, साथियों के साथ जो कर रहा हूँ, ये गलत है, तो फिर वो उस रास्ता से वापस हो जाता है, छोड़ देता है, फिर वो दोबारा उस रास्ता को, उस गलत रास्ता को अपनाता नहीं है। इसी तरीके से महमूद के साथ हुआ कि महमूद के दोस्त जितने थे वो सब ऐश परस्त थे, ऐश में जिंदगी गुजारते थे, लेकिन ये महमूद जो है ये पढ़ना जानता था, पढ़ता था, लेकिन वो इसके दोस्त तो है किसी न किसी तरह बहला फुसला करके इसको गलत रास्ते पर पकड़ाना चाहते थे। कुछ देर तक गलत रास्ते पर पड़ा, महमूद गया गलत रास्ते को, लेकिन ये इसके दिमाग में समझ में बात आई कि ये जो मैं रास्ता अपना रहा हूँ, मैं ये रास्ता जो चल रहा हूँ, ये गलत रास्ता है, यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। अगर ये गलत रास्ता अपनाऊंगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे और हम किसी चीज़ के लायक नहीं रहेंगे। बस फौरन जो है उस रास्ता को फिर छोड़ करके वापस अपने पढ़ाई में लग जाता है, और लगने के बाद पढ़ करके एक दिन जो है ये डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। मेहनत करके, लगन के साथ पढ़ करके, मेहनत करके, गलत रास्तों को छोड़ करके, दोस्तों के बहकावे को छोड़ करके जो है, दोस्तों के दिलजुई को छोड़ करके, मेहनत करके एक दिन जो है ये डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तो मेहनत बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन जो है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, ऐश परस्ती करेंगे, सोचेंगे ऐश परस्ती कर लें, ऐश कर लें, जब एक महीना टाइम रहेगा मैट्रिक का तो उस वक्त पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा सोचेंगे तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे, और मैट्रिक में आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको जब 5 महीना 6 महीना टाइम मिल रहा है, अभी से अगर पढ़ना शुरू कीजिएगा और थोड़ा करके पढ़ते जाइएगा, तो आप ध्यान रखिए कि आप 100 नंबर में से 90 प्लस आप ज़रूर ला सकते हैं। लेकिन वही सोचेंगे थोड़ा बहुत 4 महीना 5 महीना अभी कौन तैयारी करे, थोड़ा ऐश कर लेते हैं, छोड़ो, जब महीना दिन रहेगा एग्जाम का उस वक्त से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन इस ऐश की वजह से आपको कितना घाटा हो रहा है ये आपको पता नहीं। आपको इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है कि आप इस ऐश की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये 4 महीना 5 महीना जो बचा हुआ है, ये 4 महीना अगर 5 महीना ऐश में गुजार देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर यही 4 महीना 5 महीना जो है ऐश, ये 4-5 महीना ऐश जो है आपके पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी, और पूरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद आपको करके छोड़ेगी। लेकिन वहीं ये 4 महीना 5 महीना जो आपके पास बचा हुआ है उसमें मेहनत कर लेते हैं, तो फिर यही 4 महीना 5 महीना आपको एक न एक दिन ऊंचे मकाम तक ज़रूर पहुंचाएगी। जिस तरीके से महमूद ने क्या है मेहनत करके, लगन के साथ पढ़ करके महमूद एक दिन जो है डिप्टी कलेक्टर बन गया। इंशाअल्लाह आप मेहनत करेंगे, अभी से मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कोई ना कोई ऊंचा ओहदा ज़रूर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन थोड़ा वक्त के लिए अपने साथियों के बहकावे में फंस जाता है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई में मेहनत करके डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, और उसके बाद शादी हो जाती है। यानी महमूद मेहनत करता है तो एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तो दोस्तों ये आज का सबक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे इसके अगले वाले वीडियो यानी सबक नंबर 4 में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सही और सलामत रखे।